हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 16 ऑफ PYQ सीरीज़। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटेड वाटर इज़ यूज्ड इन डेवलप्ड वर्ल्ड फॉर वाटरिंग प्लांट? Treated water is used in the developed world for watering plant. Option number A, green water. Red water. Option number C, black water. Option number D, grey water. तो इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटेड वाटर इज़ यूज फॉर द डेवलप्ड वर्ल्ड फॉर वाटरिंग प्लांट। तो हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रे वाटर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ग्रीन वाटर जो होता है आपका रेन हार्वेस्टिंग वाटर होता है। ब्लैक वाटर जो है जिसमें ह्यूमन फीकल वेस्ट जो है वो मिक्सड होता है, उसे ब्लैक वाटर कहते हैं। इसको हम यूज़ नहीं करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर वाटरिंग ऑफ प्लांट। एंड रेड वाटर जो है जिसमें आयरन कंटेंट अगर ज़्यादा होता है आपका तो वो आपका होगा रेड वाटर। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, द सीवेज ट्रीटेड वाटर इज़ यूज्ड इन डेवलप्ड वर्ल्ड फॉर वाटरिंग प्लांट, दैट इज़ द ग्रे वाटर। और ग्रे वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं आपका, जो भी शावर से, सिंक से या फिर वॉशिंग मशीन से या डिश वॉशिंग से जो आपका वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रे वाटर कहते हैं। तो 95 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, विच वेस्ट वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक यूटिलिटीज एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, डोमेस्टिक यूटिलिटी एंड प्रोसेस is called the sewage. Wastewater from domestic utilities and process is called sewage. The option number C is the correct answer for the question number 96. Which of the following is not a airborne disease? इनमें से airborne disease नहीं, कौन सा जो है वो airborne disease नहीं है? तो ट्यूबरक्लोसिस एयरबॉर्न डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स भी एयरबॉर्न डिजीज़ है, एंथ्रेक्स भी जो है आपका एयरबॉर्न डिजीज़ है, लेकिन माइग्रेन जो है वो आपका एयरबोर्न डिजीज़ नहीं है। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, अ टाइप ऑफ टूरिज्म दैट इंटेल द सस्टेनेबल प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरली एंडोर्ड एरिया और रीजन इज कॉल्ड। नेचुरली tourism entail the sustainable preservation of naturally endured area. Sustainable preservation is known as ecotourism. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, EIA इज एक्रोनियम फॉर environmental impact assessment. Option number C is the correct answer. The next question, which of the following is not a ex-situ conservation? देखो दो तरीके के कंजर्वेशन होते हैं, एक होता है आपका ex-situ और एक होता है आपका in-situ. ex-situ जो होता है वो ऑफ साइड कंजर्वेशन होता है, एंथ्रोपोजेनिक कंजर्वेशन होता है, लेकिन in-situ जो होता है वो आपका ऑन साइड कंजर्वेशन होता है। तो जितने भी बोटानिकल गार्डन हैं, जू हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, सेक्रेड ग्रूव्स हैं, वो सब हम किस में कंसिडर करते हैं, इन सिटू में। लेकिन जो आपके सीड बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, जू है, बोटानिकल गार्डन है, ये किस में कंसिडर करते हैं हम, एक्स सिटू में। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन दैट इज़ रिलेटेड टू ऑफ साइड कंजर्वेशन, बोटानिकल गार्डन एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है। सीड बैंक भी जो है वो ह्यूमन डेवलप करते हैं, जू भी जो है वो ह्यूमन डेवलप करते हैं, लेकिन सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं आपके, वो किस में कंसिडर किए जाते हैं, इन सिटू में कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर है डिफरेंस, एक्स सिटू और इन सिटू? एक्स सिटू इज़ ऑफ साइड, इन सिटू इज़ ऑन साइड। नेशनल पार्क, wildlife conservation, wildlife sanctuaries, biosphere reserve, sacred groves, all are considered in situ, but botanical garden, zoo, seed park, cryopreservation is considered in ex situ conservation. तो करेक्ट आंसर क्या है, नॉट पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ दिस इज नॉट अ एरियल फोटोग्राफी।
तो एरियल फोटोग्राफी जो है इनमें से कौन सा नहीं है? एयर टू एयर, एयर टू लैंड, एयर टू सी, एयर टू रिवर। तो एरियल फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि ड्रोन्स का यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं, या फिर सैटेलाइट का यूज़ करके हम एयर से अर्थ का जो है वो पिक्चर कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब पिक्चर कैप्चर करेंगे अर्थ का तो लैंड, सी, रिवर हम सब देख सकते हैं, लेकिन एयर से एयर का विजुअलाइजेशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? नॉट पूछा है, नॉट एरियल फोटोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। दिस इज़ नॉट अ कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इनमें से कौन सा जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का कॉज नहीं है? तो फॉरेस्ट फायर है, नेचुरल कॉज है, क्लाइमेट चेंज भी जो है वो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का कॉज है, डिजीज़ एंड पेस्ट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कॉज करता है, लेकिन एडवेंचर टूरिज्म जो है वो प्राइमरी डिग्रेडेशन कॉज नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। द जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट drainage for common point system is known as watershed. This is known as watershed. जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट की बात की है तो वाटरशेड जो है होते हैं आपके कैचमेंट एरियाज होते हैं, ड्रेनेज बेसिन्स होते हैं, जहाँ से रेन वाटर या सरफेस वाटर जो है आपका एक कॉमन आउटलेट में आके कलेक्ट आउट हो जाता है, जैसे कि रिवर, लेक या फिर रिजर्वॉयर्स में आके जो है सारा का सारा पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है, चाहे वो रेन वाटर हो या सरफेस रन ऑफ से आया हो। तो एक कैचमेंट एरिया बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, या कैचमेंट एरिया ड्रेनेज बेसिन बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर शेड। तो जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होता है, क्या होता है आपका? वाटर शेड। तो 103 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। दिस इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? इंसिनरेशन भी है, ओपन बर्निंग भी है, कंपोजिटिंग भी है, लेकिन सैलिवेटिंग जो है आपका वो नहीं है। इसमें सलाइवा यूज़ करते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Eco marking for product with at least impact on ecosystem are started by BIS in the year। तो इको मार्केटिंग स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी 1981 में। किसके द्वारा किया गया था लॉन्च? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। तो करेक्ट आंसर क्या है 105 का? 1991, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ स्पीशीज बीइंग यूनिक टू अ डिफाइंड जियोग्राफिक लोकेशन और हैबिटेट टाइप। यूनिक डिफाइंड जियोग्राफिकल लोकेशन में पर्टिकुलर स्पीशीज जो मिलती है उसको क्या कहते हैं? एंडेमिज्म। दैट इज नोन एज एंडेमिज्म। तो 106 का करेक्ट आंसर क्या है? एंडेमिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन regulated by the effect of place environment history is known as pediogenesis, penagenesis। तो आपको मैंने एक वीडियो में मैंने टाइप ऑफ सॉइल जो है वो पढ़ाया था। आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको टाइप ऑफ सॉइल बताया था, इम्पॉर्टेंट ऑफ सॉइल, कौन कौन सी सॉइल जो है किस किस लोकेशन में मिलती है, कौन सी सॉइल जो है वो इंडियन जोग्राफिकल रीजन से जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सॉइल क्या होता है आपका? पेडियोजेनेसिस। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पेडियोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। अ ग्राफिक टूल यूज बाय मेट्रोलॉजिस्ट नोन टू विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। विंड स्पीड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ग्राफिक टूल जो है वो मेट्रोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं? तो वो आपका क्या है? विंड रोज, जिसमें हम चेक करते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ विंड।
ठीक है, विंड की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो किससे हम पता कर सकते हैं, विंडरोज से पता कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 108 का, ऑप्शन नंबर डी। देन 109 देखते हैं, अ प्रोसेस इन विच वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड विद एरोबिक बैक्टीरिया टू रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एरोबिक बैक्टीरिया का यूज़ करके हम ऑर्गेनिक कंटामिनेंट को डिग्रेड करते हैं, उस ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन सिटू कंजर्वेशन। मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर पीछे क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 100 में, कि इन सिटू और एक्स सिटू में डिफरेंस। तो नेशनल पार्क क्या है आपका, इन सिटू है, बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका इन सिटू है, सेंचुरीज भी जो है आपका इन सिटू है, लेकिन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका क्या है, एक्स सिटू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है 110 का, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, इज नॉट इन सिटू कंजर्वेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डू नॉट फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो है उसमें ईस्टर्न रिवर्स आकर फॉल करती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र, कावेरी और कृष्णा जो है वो कंसिडर होते हैं, लेकिन नर्मदा और तापी रिवर जो है वो क्या है, वो आपकी वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्न रिवर्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, वो बे ऑफ बंगाल में फॉल नहीं करता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इज अ सिग्नेचरी टू अ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ वेटलैंड। इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर वेटलैंड जो है वो आपका क्या है, रामसार साइट है। कब कंसिडर किया था इसको, 1971 में कंसिडर किया गया था, ईरान में जो है। ठीक है, लेकिन 1982 में जो है इंडिया ने इसको साइन किया था। ठीक है, 1982 में इंडिया ने इसको साइन किया था। इंडिया में 80+ रामसार साइट है एट प्रेजेंटली। और सबसे पहली रामसार साइट जो थी वो आपकी कौन सी थी, चिल्का लेक और क्यूलाइडो नेशनल पार्क। द नेक्स्ट 113, वेटलैंड अकाउंट फॉर what percentage of total area of India। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड इसरो, तो वेटलैंड जो एरिया कवर करता है वो आपका 4.7% एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं, अ प्रोसेस वेयर इन मेंबर टेक कलेक्टिव एक्शन एंड जनरेट सोल्यूशन फॉर कॉमन प्रॉब्लम। टू जनरेट द सोल्यूशन फॉर कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, क्या होगा आपका, कम्युनिटी बेस्ड होगा ये। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए क्या है, कम्युनिटी बेस्ड हुआ, सोशल बेस्ड हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, रीजनल की बात करें तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इंटरनेशनल जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो आपका स्पेसिफिक सोल्यूशन फॉर द कॉमन प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, द रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम लिक्विड especially water and aqueous solution। तो removal of gases, dissolved gases from water aqueous solution is known as degasification। this is known as degasification। gasification और डीगैसिफिकेशन में कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गैसिफिकेशन में सॉलिड या लिक्विड फ्यूल जो है आपका वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन डीगैसिफिकेशन में क्या होता है आपका, डिजॉल्व गैसेस जो हैं वो सेपरेट, डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम लिक्विड जो है वो रिमूव आउट होती हैं। ठीक है, रीगैसिफिकेशन में क्या होगा आपका, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जो है इसका कन्वर्जन होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डू नॉट डिजॉल्व द वाटर इजीली। तो CO2 जो है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में डिजॉल्व होता है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी जो है आपका डिजॉल्व हो जाता है। देन H2S भी जो है वो भी आपका डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन हीलियम जो है वो आपकी नोबल गैस है, ये डिजॉल्व नहीं होती है इजीली वाटर में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 116 का वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए आपके एल्गे होगा, प्लांट्स होगा, साइनोबैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एनिमल जो है वो आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एनिमल जो है वो फूड नहीं बनाते इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। द वर्ल्ड रैंकिंग इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नोन, कितना होगा आपका 102। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है 102। देन 119 का देखते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम मिक्सचर का सेपरेशन को हम क्या कहेंगे, क्रोमैटोग्राफी। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं। द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ केमिकल इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका 120 का, ऑप्शन नंबर सी टॉक्सिकोलॉजी। तो एक पेपर और जो है हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो क्वेश्चन आंसर PYQ सीरीज जो सॉल्व करेंगे वो हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट वाइज जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 टोटल जो है आपका UGC और HPC सिलेबस का जो है वो टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो 10 यूनिट्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, रिलेटेड PYQ जो है वो सॉल्व करेंगे फर्दर वीडियोज़ में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।